हेलो एवरीवन। 21 सितंबर हर साल वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, स्टिग्मा कम करना और जो मिथ्स हैं उनको हटाने के लिए ये दिन मनाया जाता है और ये ग्लोबल एफर्ट है बहुत सालों से। तो आज हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक नॉर्मल एजिंग का साइन नहीं है। ये याददाश्त की सिर्फ दिक्कत नहीं है बल्कि एक बीमारी है। इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर और ये याददाश्त की बीमारी कही जाती है। इसमें सिर्फ याददाश्त नहीं, मेमोरी नहीं, और चीज़ें भी इम्पैक्ट होने लग जाती हैं, जैसे कि आपकी इंसान की पर्सनालिटी, इंसान का थॉट प्रोसेस, इंसान का मूड। सो ये बीमारी, ये दिक्कत एक बीमारी का लक्षण कैसे बनेगी, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग में, नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं और उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसलिए ये उम्र के साथ ये बीमारी बढ़ती है। ऐसा देखा जाता है कि 65 साल के बाद ये बीमारी कॉमनली सीन है। अप टू 5 to 8% लोगों में अबव 65 ईयर्स ऑफ एज देखी जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसके चांसेस बढ़ते रहते हैं। 85 ईयर्स के अबव एज ग्रुप के लोगों में ये 33%, मतलब 3 में से 1 इंसान में ये बीमारी देखी जाती है। इस बीमारी जैसे जैसे एज से बढ़ती है वैसे वैसे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और ये बीमारी को बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे साइंस या कुछ ऐसे लक्षण जो इस बीमारी को पहचान में और रिकॉग्नाइज करने में हमें मदद करते हैं वो है, सबसे पहले ऐसा मेमोरी लॉस या ऐसी याददाश्त की दिक्कत जो आपके नॉर्मल लाइफ को परेशान करने लगे, आपकी जीवन शैली में बाधा बने। जैसे कि नई नई इन्फॉर्मेशन भूल जाना, उसको याद ही नहीं रख पाना, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था, या आज हमसे कोई मिलने आया था, या हम अभी इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। जो नई न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोराइज नहीं कर पाना और टाइमली रिकॉल नहीं कर पाना, ये एक सबसे पहला अर्ली वार्निंग साइन है अल्जाइमर्स डिमेंशिया का। दूसरा साइन ये है कि इंसान को चैलेंज होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कोई भी प्लानिंग करने में, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, फाइनेंसेस को प्लान करने में, बिल्स का मैनेज करने में, घर की चीज़ें, ग्रोसरीज को मैनेज करने में, यहाँ पे इश्यूज आने लग जाते हैं। थर्ड साइन रहता है कि एक फेमिलियर टास्क, जो ऐसे टास्क जो हम रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, हमेशा करते हुए आए हैं इतने सालों से, वो भी पूरे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल टीवी का रिमोट ऑपरेट नहीं कर पाना, एसी का रिमोट ऑपरेट नहीं कर पाना, भूल जाना कि ऑन और ऑफ का बटन कहाँ है, किस बटन से अगर टीवी देख रहे हैं तो किस बटन से चैनल आगे बढ़ेगा, कम होगा। तो ऐसे बेसिक चीज़ें जो फेमिलियर टास्क है वो करना पाना भी एक अनदर साइन है डिमेंशिया का। कंफ्यूजन विद टाइम और प्लेस, हम अक्सर देखते हैं बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं, किधर हैं, आसपास कौन लोग हैं, और हमें समझता है कि ये शायद बुढ़ापे का साइन है। बट नहीं, अगर इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि एवरीडे लाइफ में दिक्कत बनने लग जाए तो ये एक बीमारी का लक्षण है, सिर्फ बुढ़ापे का या एजिंग का साइन नहीं है। कई बार इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, घरों के अंदर का रास्ता कि किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, ये भी भूल जाते हैं। अगेन अगला साइन जो बहुत कॉमनली देखा जाता है और मिसरिकग्नाइज किया जाता है वो है कि लोग रिपीट करने लग जाते हैं अपनी बातों को, क्योंकि वो भूल जाते हैं उन्होंने क्या बात करी, और एक सेंटेंस बनाते बनाते या बोलते बोलते वो सेंटेंस का पहला पार्ट ही भूल जाते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं कि वो रिपीटेटिवनेस उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक सेंटेंस कंप्लीट करे बिना ही दूसरा सेंटेंस शुरू कर देते हैं, या दूसरे सेंटेंस के बीच में फिर से पहले सेंटेंस पे आ जाते हैं। चीज़ें मिसप्लेस करने लग जाते हैं, अनयूजुअल जगहों पे चीज़ें रखने लग जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पे जूते रखते हैं वहाँ लोग चाबियाँ रखने लग जाते हैं, जहाँ किचन का सामान होता है वहाँ बाथरूम का सामान रखने लग जाते हैं। मिसप्लेस तो कर भी देते हैं और भूल भी जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे रखा। तो अक्सर फिर ये लोग एक्यूज करते हैं या सस्पिशियस होने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं कि मैंने तो सामान यहाँ रखा था नॉर्मल जगह पे, अब वो जगह नहीं है, सामान नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों पे आरोप लगाने लग जाते हैं, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, एग्रेशन भी बढ़ता है। इस दौरान ये लोग जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं विड्रॉ होने लग जाते हैं, चुप चुप रहने लग जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो फैमिली के साथ इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन में भी हम कमी देखते हैं और मूड स्विंग्स बहुत कॉमनली देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल एजिंग का साइन नहीं है बल्कि एक ये बीमारी है जिसके ये सारे लक्षण हैं। ऐसी बीमारी होती क्यों है?
जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सबसे पहला कारण एज है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इस बीमारी के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरे जो मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो बीमारी के रिस्क बढ़ाते हैं, वो है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में ब्लड रिलेशन में पेरेंट्स को या फर्स्ट ब्लड डिग्री रिलेटिव्स में किसी को ये बीमारी रही है तो भी ये बीमारी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और थर्ड, जेनेटिक्स। ऐसी कुछ जीन्स हैं जिनमें चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन आती है, तो भी ये बीमारी होती है। ये तो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम बदल नहीं सकते, बट ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम बदल सकते हैं, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखा जाता है जो लोग लंबे समय स्मोक करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं या टोबैको यूज करते हैं, उनमें ये बीमारी की आशंकाएं बढ़ती हैं। अल्कोहल मिसयूज या हार्मफुल यूज से भी इस बीमारी की आशंकाएं बढ़ती हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ब्रेन का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करते हैं, न्यूरॉन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम के उनको डैमेज करते हैं और मेमोरी में इश्यूज आते हैं। अनदर मेजर फैक्टर जो देखा जाता है जो ये बीमारी के टूवर्ड्स हमें पुश करता है, वो है कि हमारी डाइट। जिन लोगों में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या ओमेगा 3 फैटी एसिड कम खाते हैं, उन लोगों में देखा जाता है ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और ऐसे लोग जो आफ्टर 60 या 65 ईयर्स ऑफ एज सोशली या मेंटली एक्टिव अपने आप को नहीं रखते विभिन्न कारणों से, उनमें भी ये बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। अब इसका इलाज कैसा होता है? इलाज दवाइयों से तो होता ही होता है, बट कुछ दवाइयों से हटके भी है। दवाइयों में दो तरीके की दवाइयां हैं जो इस बीमारी में हेल्प करती हैं। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में, फ्रेंड्स में या नेबरहुड में किसी को ऐसे लक्षण है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनको लेके जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास। जो नॉन दवाइयों वाले फैक्टर्स हैं, कैसे हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो है एक तो डाइट का ध्यान रखना। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, विटामिन रिच, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और ओमेगा 3 रिच चीज़ें खिलाएं, जैसे कि जो कि फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स में एक्चुअली पाई जाती हैं। दूसरा, इंसान को मेंटली और सोशली एक्टिव रखना ज़रूरी है। उनको किसी ना किसी तरीके से इंगेज रखना ज़रूरी है। उनका एक एक्टिविटी रूटीन बना के रखें डेली, जो वो फॉलो करें, जिसका वो पालन करें। उससे उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है, मनोबल, आत्मविश्वास बनता है और सपोर्ट मिलता है। थर्ड, जैसे सपोर्ट की बात करी जाए, फैमिली का सपोर्ट और फैमिली की एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग जब हम देखते हैं अपनी ओपीडी में या प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो लोग कहते हैं कि ये बड़े लोग अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये कोई बीमारी थोड़ी होती है। बट ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जब परेशान होता है तभी वो हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, दवाई लेने की ज़रूरत करता है, तो वो अटेंशन गेन करने के लिए नहीं कर रहा, वो सच में चीज़ें याद नहीं रख पा रहा, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। फोर्थ, जो अगेन ट्रीटमेंट का पार्ट है और बहुत मेजर पार्ट है, वो है म्यूज़िक और आर्ट थेरेपी। ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि अगर वो म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे वो भगवान का नाम क्यों ना हो, भजन कीर्तन ही क्यों ना हो, और या अपने लेजर या हॉबी के लिए क्यों ना हो, वो आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्टिक चीज़ों को करना, पजल्स, सुडोकू जैसी गेम्स सॉल्व करना, ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल में। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि दवाइयों का रोल बड़ा लिमिटेड है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस बीमारी को रिवर्स कर दे। ऐसी दवाइयां हैं जो बीमारी का प्रोग्रेशन डिक्रीज करते हैं, बट ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे बीमारी रिवर्स हो जाए। सो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का एम्पैथी टुवर्ड्स द पेशेंट बहुत ही ज़रूरी है। उनको तैयार करने से लेकर, नहाने धुलाने से लेकर, खाना खिलाने तक उनका बहुत रोल रहता है। तो फैमिली सपोर्ट और फैमिली की एजुकेशन इस बीमारी में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने जो चर्चा करी है वो एक ऐसी बीमारी के बारे में करी है जो समय के साथ बढ़ेगी, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिसर्च बेहतर हो रही है साइंस मेडिकल फील्ड में, वैसे वैसे इंसान की लाइफ लॉन्गर हो रही है, और जैसे जैसे लाइफ लॉन्ग होगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली इस बीमारी के चांसेस बढ़ेंगे। सो इस बीमारी के बारे में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है किसी को भी इस बीमारी जैसे लक्षण है, प्लीज़ अपने फिजिशियन, प्राइमरी केयर डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।